Assalamu alaikum dear students, welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher Mohammad Idris on screen. आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 6 नाइन्थ ग्रेड केमिस्ट्री स्टोशियोमेट्री। इसको आप स्टोकियोमेट्री या स्टोशियोमेट्री रीड आउट कर सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो। अब ज़रा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेते हैं कि स्टोशियोमेट्री हम न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशन केमिस्ट्री में या चैप्टर पढ़ने का मकसद क्या है। हम बहुत सारी कैलकुलेशन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी इस चैप्टर के अंदर कम होगी, जस्ट इंट्रोडक्शन की हद तक, लेकिन इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा लेक्चर्स को गौर से सुनना पड़ेगा, कैलकुलेशन साथ साथ देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की। जब हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कोई रिएक्शन लगाने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए रिएक्टेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमने जो मेथानॉल बर्न करना है, मेथानॉल फॉर एग्ज़ाम्पल CH3OH एज अ फ्यूल हम उसको यूज़ करते हैं, उसको हमने जलाना है तो हमें ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी। अगर हम ज़बानी इसी तरह से ऑक्सीजन को रिएक्ट कर देते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा। ठीक है, अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मेथानॉल को प्रिपेयर करना है तो कौन सी दो गैसेस को मिक्स करेंगे और कितने अमाउंट में मिक्स करेंगे, वो सारी चीज़ें हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्टोकियोमेट्री से या स्टोशियोमेट्री से। तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं कि स्टोशियोमेट्री है क्या। तो सबसे पहले जो स्टोशियोमेट्री है उसको हम ज़रा स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो स्टोशियोमेट्री या इसको आप स्टोकियोमेट्री भी पढ़ते हैं, ये दो वर्ड का कम्बिनेशन होता है। दिस इज स्टोशियो और स्टोकियो, और दूसरा क्या होगा, नंबर 2 मेजरमेंट, मीट्री। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दिस इज मीट्री। अब इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं तो ये स्टोशियोमेट्री दो वर्ड का कम्बिनेशन हो गया। अब स्टोकियो जो है दिस इज मीन एलिमेंट। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीन क्या होगा, एलिमेंट। और जो दूसरा है, दूसरी जो बात हम यहाँ पे डिस्कस करें, मीट्री मीन मेजरमेंट्स, जिसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजरमेंट किस चीज़ की हम करेंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट, इसको हम यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर क्या लिखते हैं, दीज आर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस। अब आपने यहाँ पे आपने देखा कि स्टोशियोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट की आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर हम इस स्टोशियोमेट्री को डिफ़ाइन करते हैं तो ठीक है, ये क्या होगा, इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ, इट इज़ द calculations of relative amount of reactant or product, relative amount of reactant or product, reactants and product। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सीखा कि स्टोशियोमेट्री होता क्या है। अब ये ज़रा हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में आप कौन कौन सी कैलकुलेशंस को सीखेंगे, ज़रा वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी हम कैलकुलेशंस को सीख सकते हैं स्टोशियोमेट्री के अंदर, जो आपके इस चैप्टर का पार्ट होगा। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, बेसिकली वो अगर आप देखते हैं तो
सबसे पहला जो हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला से हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो होगा दिस इज़ एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद जो दूसरा होगा नंबर 2, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम एक और चीज़ अगर बताना चाहें तो मोल्स के बारे में हम सीखेंगे कि मोल्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और मोल और एवोगैड्रो नंबर का आपस में रिलेशनशिप क्या हो सकता है, एवोगैड्रो नंबर क्या है और ये मोल को कैसे आपस में रिलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ हम मोल्स कैलकुलेशन की तरफ भी जाएंगे। जैसा कि हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ मोल, कैलकुलेशंस ऑफ मोल्स एंड मोलर मास, मोल्स, मोलर मास, ठीक है। और क्या हो सकता है कि इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आइंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, और MOS स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो कुछ मैंने एक स्केच बनाया है, इसके अलावा भी हम चीज़ें सीखेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कि स्टोकियोमेट्री के अंदर हम कौन कौन सी कैलकुलेशंस करेंगे। और इसका जो पढ़ने का मकसद है कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट का अंदाज़ा हो सके कि जब हम कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम कितना अमाउंट रिएक्टेंट का लेंगे कि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हासिल हो। अगर हम इसी तरह से विदाउट कैलकुलेशन कोई रिएक्शन लगाते हैं तो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, मैं एक रिएक्शन आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ। एक इंडस्ट्री है जो कि एक रिएक्शन लगाती है, फॉर एग्जांपल वो क्या करती है, एक मेथानॉल यूज़ कर रही है, एज अ फ्यूल यूज़ कर रही है, COOH। इसमें वो क्या करती है, ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपके साथ एक रिएक्शन अभी डिस्कस किया, CO2, और यहाँ से क्या बनेगा, मॉइस्चर यहाँ से जनरेट होगा। इस इक्वेशन को आप बैलेंस भी करेंगे। जब भी हम स्टोकियोमेट्री को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैं मेथनॉल के 5 मोल्स यूज़ करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ऑक्सीजन कितनी इस्तेमाल होगी, ठीक है, ऑक्सीजन मुझे कितनी रिक्वायर्ड होगी। अगर ये क्या करता हूँ कि मैं मेथनॉल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी या जिससे जो वाटर जनरेट होगा वो कितना बनेगा। तो ये हम इक्वेशन के तहत कैलकुलेशन से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन है, जैसे मैंने एक और रिएक्शन आपको बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लैब के अंदर एक रिएक्शन लगाता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करता हूँ मेथनॉल के साथ, CH3OH, और इससे क्या बनता है, एस्टर जनरेट होता है, CH3COOCH3 प्लस यहाँ से क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। आप क्या करते हैं कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लेते हैं, 5 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेथनॉल कितने लेते हैं, 10 ग्राम लेते हैं। इन दोनों को आप मिक्स करते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे कि कैलकुलेटेड अमाउंट कितना आएगा।
तो कैलकुलेशन से आपको एक एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाती है, या फिर आपने क्या करना है कि मेरे पास 5 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं क्या करता हूँ 15 ग्राम क्या करता हूँ बनाना चाहता हूँ एस्टर, तो उससे मेरे पास जो मेथनॉल है ये कितना यूज़ होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर कर सकते हैं। अभी जो आपका पहला टॉपिक है जो आपका बुक का है वो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हम अभी बुक की तरफ जाएंगे और पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो था इंट्रोडक्शन था कि स्टोइकियोमेट्री को हम स्टडी क्यों करते हैं और इस चैप्टर में हम कौन से कंसेप्ट को सीखेंगे। और सबसे पहले हमने स्टोइकियोमेट्री को डिफ़ाइन किया। तो सबसे पहले हम जो लेंगे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप जो है वो इसमें डिफ्रेंशिएट लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन का। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि इट tells us the simplest whole number ratio। यहाँ पे जो हैश है, हैश हम किस लिए लिख रहे हैं, दिस इज नंबर। ठीक है, ये आपको याद हो, आपको पता हो कि हम जब शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं आपने कंप्लीट नंबर का वर्ड यूज़ करना है। whole simplest whole number ratio between the elements in a given compound। ठीक है, पहला पॉइंट आपका डेफिनेशन का आ गया। इसी तरह से आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है मॉलिक्यूलर फार्मूला की। अब इसमें क्या होगा कि इट tells about the actual whole number ratio, it tells about the actual whole number ratio between the elements in a given compound। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है ये आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि अब आपकी बुक का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। डिफरेंस किस चीज़ का है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, और इधर क्या होगा कि एक एक्चुअल होल नंबर रेशो। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी फार्मूलेटेड हम इसको फार्मूलेट कैसे करेंगे। इट कैन बी फार्मूलेटेड फ्रॉम simplest रेशो। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फार्मूलेट कर सकते हैं। इट कैन बी फार्मूलेटेड बाय द फार्मूला, इट कैन बी कैलकुलेटेड और फार्मूलेटेड बाय द फार्मूला। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे n एक नंबर होगा जिसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ से क्या जनरेट हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे,
आगे चलते हैं ज़रा, n यहाँ पे क्या होगा, अच्छा n यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, जो n कहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब एक हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट अगर लेते हैं तो हम इसकी एक एग्जाम, कम से कम अगर डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है तो आपके 3 पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक इस पेज के ऊपर लिखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस भी हम करेंगे। एग्जाम्पल में जो एम्पिरिकल फार्मूला है, दिस वन एम्पिरिकल फार्मूला, और ये साइड क्या होगी, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो मैं लिखता हूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन, बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या होगा। उससे पहले हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन, फॉर बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होता है, C6H6। इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर एक्चुअल होल नंबर रेशो, जब बेंजीन का मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आपस में जुड़े होंगे, तो तब बेंजीन बनेगा, उसका मॉलिक्यूल डेवलप हो गया। जैसे हम देखते हैं तो बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, एक सिंगल एक डबल और एक सिंगल। इसको अगर आप गौर से देखें तो हर वर्टिस के ऊपर क्या होगा, कार्बन मौजूद होगा, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे जो इसका मॉलिक्यूल बना रहे होंगे। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक्चुअल होल नंबर रेशो, फिक्स नंबर क्या है कार्बन का, एक्चुअल हकीकत में कितने कार्बन यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टेट में अटैच हो रहे हैं। उसके साथ इसके इर्द गिर्द अगर आप हाइड्रोजन को देखते हो तो वो हाइड्रोजन कितने अटैच हो रहे हैं, उसका हम क्या लिखते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं, 6, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाते हैं, मीन के कार्बन और हाइड्रोजन में रेशो कितनी है, 6:6। क्या इस 6:6 के ऊपर कोई टेबल जा सकता है 6 और 6 के ऊपर, तो यस। अगर आप इसके ऊपर एक ही टेबल लेके जाते हैं तो वो 6 का टेबल होगा, 6 1s are 6, 6 1s are 6। तो यहाँ पे जो रेशो बनेगी कार्बन और हाइड्रोजन में 1:1 रेशो बनेगी कि कार्बन और हाइड्रोजन, CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। इसको ज़रा हम मज़ीद देख लेते हैं कि ये कैसे बन रहा है, और एक पॉइंट मैं आपको मज़ीद लिखवाऊँगा इसमें कि एक नोट आपने याद रखना है, वो क्या है, नोट, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैव, most of the compounds have same molecular formula as well as empirical formula। कुछ कंपाउंड, बल्कि ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज the ratio between the elements in a compound, in these compounds
in these compounds cannot simplified further। अब ऐसे कंपाउंड्स में आप क्या कर सकते हैं, जो रेशो होगी उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। इसकी एग्जांपल अगर लिखते हैं तो वो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये आप इसके डिफरेंशिएट के साथ एक जो सिमिलर पॉइंट आएगा कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आता है। ऐसे कंपाउंड्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1 आपकी होती है CH4। CH4 में जो रेशो बनेगी कार्बन और रेशो हाइड्रोजन वो 1:4 बनेगी। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो इस केस में क्या होगा कि मीथेन, इसका नाम क्या होगा, दिस इज़ मीथेन गैस। मीथेन का मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, CO2। इस केस में भी रेशो 1:2 बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा। हम कहते हैं NH3 अमोनिया में भी क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशो है, ये मज़ीद क्या हो सकती है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। एक और अगर आप लिखना चाहते हैं 4, तो इस केस में क्या होगा, वाटर का भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर। ठीक है, आपकी बुक के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज दिए गए हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब ज़रा एक फार्मूला दिया गया है हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो करने के बाद आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। बुक में हमें जो दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ में इसका हम क्या लिखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे उसने लिखा है पहला H2O2, दिस इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला जनरेट होगा वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला अगर आप H2O का लिखेंगे तो HO आएगा। ये HO कैसे आया कि हम यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला जब बनाएंगे तो हम रेशो लिखेंगे H:O 2:2। आप इसके ऊपर ऐसा टेबल लेके जाएंगे जो दोनों नंबर्स के ऊपर जा सकता है। 2 का टेबल जाएगा तो 1:1। आप हाइड्रोजन आपके क्या पास क्या बचा 1, और हाइड्रोजन आपके पास क्या बचेगा 1। इसी तरह से अगर आप बेंजीन का लिखते हो C6H6 बेंजीन, ये मैंने आपको बताया है, इसको भी आप देख सकते हैं बेंजीन। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, CH, बिकॉज के बेंजीन के केस में CH के दरमियान जो रेशो बनेगी वो 6:6 बनेगी। इसमें आप जब कटिंग करोगे तो 2 का टेबल भी लेके जाएंगे तो 3:3, फिर 3 का जाएगा तो 1। तो इसका मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन में जो रेशो आएगी वो 1:1 के साथ जाएगी। अभी इससे आगे जाने से पहले जो है आप मुझे अपना कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएंगे, नहीं तो हम कुछ फार्मूला डिस्कस करने के बाद आगे जाएंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.1 और 6.2 की तरफ। अभी जो है हम नेक्स्ट जाएंगे बुक के ऊपर जो कुछ फार्मूले गिवन हैं वो हम ज़रा देखते हैं, वो आपने याद रखने हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये अभी for many compounds empirical and molecular formulas are same, for example water, carbon dioxide, ammonia, methane, sulfur dioxide, can you show it why। ये मैंने अभी आपको बताया है कि इनमें जो रेशो होती है वो सिंपलेस्ट होती है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इन ऐसे मालिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। कुछ आपने फार्मूले याद करने हैं, जैसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका फार्मूला क्या होता है H2, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, नाइट्रोजन N2 है, फ्लोरीन F2,
क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, ये सारे के सारे मालिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंटली ये अनस्टेबल होते हैं, मालिक्यूलर स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं और ये सारे के सारे होमो डाई अटामिक मालिक्यूल हैं। होमो डाई अटामिक मीन के इसमें दो एटम मौजूद होंगे, लेकिन होमो मीन के ये सेम अपने जैसे एटम के साथ मिल के ये क्या करते हैं, मालिक्यूल जनरेट करते हैं। उसके बाद वाटर का फार्मूला सब बच्चों को आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फार्मूला सबको आता है। इसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एक और नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये बेसिकली एक गैस होती है जिसको जो कि एसिडिक फॉर्म में होती है। उसके बाद कुछ बेसिक हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद कॉपर सल्फेट है और ग्लूकोज है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है या MCQ आ जाता है, क्योंकि अभी आपके जो MCQs होंगे वो 60 मार्क्स का होगा, तो आपको किताब का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा, कोई टेबल छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला है वो क्या होगा, तो जिन बच्चों को पता होगा वो जल्दी से मार्क कर लेंगे। तो इसके आगे चलते हैं ज़रा। अब कुछ रेशोज़ हमें दी गई हैं, इनसे हम क्या करते हैं, ज़रा पूछा क्या गया है हमें कि आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप करें। ठीक है, किन किन के दरमियान रेशोज़ बताई गई हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमें रेशो बताई गई है, और ये भी इम्पोर्टेंट है MCQs के हवाले से और शार्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइजेज़ हैं। अब ज़रा हम मूव करते हैं बोर्ड पे, कुछ फार्मूलाज को हम डेवलप करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट असेसमेंट है, कंसेप्ट असेसमेंट है 5.1, और इसमें हमने क्या डेवलप करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम रेशोज़। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है कि उसमें हमें जो 1 है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमें जो रेशो दी गई है 1:4। ठीक है, और दूसरे में जो हमें रेशो दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो क्या है, 2:4 और 2:6। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया है जिसमें हमें कार्बन और हाइड्रोजन में रेशो दी गई है, वो कितनी है, 2:2। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कार्बन और हाइड्रोजन में जो हमें रेशो बताई गई है 6:6। अब यहाँ पे क्या हम ये बता सकते हैं कि इन पहला जो अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो क्या 1 और 4 के ऊपर कोई टेबल जा सकता है, अगर नहीं जा सकता तो हम क्या लिखेंगे, जो इस डेटा से एम्पिरिकल फार्मूला जनरेट होगा वो क्या होगा, CH4। और CH4 किसका फार्मूला होता है, मीथेन का। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है। अगर इस केस में हम जाते हैं C2H6, C2H6 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, C2H6, और इससे हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बनाते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। जब आप इसके ऊपर टेबल पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये क्या बन जाएगा, CH3, और ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। ये किस चीज़ का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इथेन, ये आपने याद रखना है, इथेन का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6 CH3। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो C2H2, C2H2 किस चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, इसके ऊपर आप टेबल 2 का जाएगा, 2 1s are 2, दोनों केसेस में, तो ये क्या हो जाएगा, CH। अब आपने लिखना है कि C2H2 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इथाइन का, और इथाइन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। इसी तरह से जो CH हैं इसके ऊपर आप टेबल पढ़ोगे तो 1:1 आएगा, तो C6H6 किसका फार्मूला है, बेंजीन का, और बेंजीन से जब आपने टेबल पढ़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH के अंदर,
तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा होता है, दिस वन, और एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा होगा, CH। ठीक है, इसी तरह से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंसेप्ट असेसमेंट थी 5.1 और जो कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो हर बच्चे को लाजमी आनी चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरी असेसमेंट है उसको ज़रा हम देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं, उसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 4.6.2 है, एक चीज़ मैंने मिस्टेक की है कि इसको 5.1 लिख दिया है, ये 6.1 है। 6.2 के अंदर 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और बहुत आसान है। इसमें हमें एस्पिरिन जो कि माइल्ड पेन किलर है, आपको जब जिस्म में कोई दर्द होता है तो आप एस्पिरिन, जिसको हम डिस्प्रिन कहते हैं, इस तरह की ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये ड्रग्स क्या काम करती हैं, आपकी बॉडी के अंदर पेन रिलीविंग का काम करती हैं, आपको दर्द से निजात दिलाती हैं। तो इसमें कौन सी केमिस्ट्री और कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होते हैं, इसमें 9 कार्बन एटम शामिल हैं। कार्बन कितने हैं, 9, हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और उसके बाद आगे आप क्या देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह से एस्टिक एसिड जो घरों में आप सिरका यूज़ करते हो, विनीगर, वो क्या होता है, 5% एस्टिक एसिड, इसमें कितने कार्बन शामिल हैं, हाइड्रोजन शामिल हैं और ऑक्सीजन शामिल हैं, और इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। उसके बाद कैफ़ीन जो कि कॉफ़ी या टी के अंदर मौजूद होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। इससे आपने क्या बनाना है, एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कैफ़ीन। तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। कंसेप्ट असेसमेंट 6.2, ये इसको ठीक कर लें। ठीक है, तो ये 6.1 हो गई। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट ये क्या हो जाएगा, 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कार्बन एटम दिए जाएंगे, हाइड्रोजन एटम दिए जाएंगे और ऑक्सीजन एटम दिए जाएंगे। इससे हम क्या डेवलप करेंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। जस्ट ये एक स्टेप के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एटम अगर लिखते हैं तो ये कह रहा है कि देयर आर 9 कार्बन एटम्स, उसके बाद 8 हाइड्रोजन एटम्स और 4 ऑक्सीजन एटम। तो आप क्या करेंगे, रेशोज़ जब बनाओगे तो क्या बनेगा, 8H और O, 9 रेशो 8 रेशो 4। अब यहाँ से तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डेवलप हो जाएगा। क्या हम इसकी जो रेशोज़ हैं उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, आप इसकी रेशो को मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, C9H8 और O4। यही इसका क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला भी बनेगा कि इसके ऊपर टेबल नहीं जा सकता, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका विनीगर, सिरका, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कितने हैं वो ज़रा हम देखते हैं। कार्बन हमारे पास 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो भी 2 हैं। इसका आप क्या करेंगे, CHO 2 रेशो 4 रेशो 2। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, CHO 2 रेशो 4 रेशो 2। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो टेबल आप लेके जाएंगे कि कोई टेबल जा सकता है, तो 1 रेशो 2 रेशो 1। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा, CHO, H के साथ क्या आ जाएगा, 2, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 1 ही रहेंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पे है आज का आखिरी सवाल वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 असेसमेंट है, असेसमेंट 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 इसका। इसमें हमें कैफ़ीन दिया गया है। कैफ़ीन का जो
फार्मूला होता है वो क्या है, C8H10 और O क्या हो जाएगा, दिस इज सॉरी N और O, N कितना होगा 4 और O कितना हो जाएगा 2। हमने यहाँ से इसका क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। उसी तरह से हम रेशोज़ लिखेंगे, H रेशो N रेशो O, 8 रेशो 10 रेशो 4 रेशो 2। आपने ये देखना है कि क्या इसमें टेबल जा सकता है क्या नहीं। अगर टेबल जा सकता है तो आप एक ही टेबल सब के ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेशो चेंज हो जाएगी। अब फिर फर्दर क्या इसके ऊपर कोई टेबल जा सकता है, जब तक जाता रहेगा आपका तब तक आपकी रेशो सिंप्लीफाई नहीं होगी। जब टेबल जाना बंद हो जाएगा तो ये आपकी सिंप्लीफाइड रेशो होगी। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, CHNO। तो यहाँ पे आप रेशो जो चूज़ करोगे ये लास्ट वाली 4 5 2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैफ़ीन का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो ये अभी जो मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अभी हमारी क्लास का टाइम जो है वो क्लोजिंग की तरफ है। तो आज के लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया, कहाँ से सीखा, स्टोकियोमेट्री के, स्टोकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे लेके चलते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में हम क्या क्या सीख सकते हैं वो आपके सामने मौजूद है। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैंने दी कि हम ये कैलकुलेशंस क्यों करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे अगर हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे तो उन लोगों का नुकसान हो सकता है। जैसे लेबर है, मशीनें लगी हुई हैं, पैसा लग रहा है, तो मनी जो है वो आपका पैसा सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा अगर आप किसी कैलकुलेशंस के तहत नहीं चलेंगे तो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने आज का पहला टॉपिक इस चैप्टर का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंशिएट सीखा। पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंशिएट करें। और लास्ट पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, उसकी रीज़न क्या होगी। और लास्ट पे हमने वो एग्जांपल्स भी देखी। और उसके बाद आपकी सेल्फ असेसमेंट 6.1 और एग्जाम्पल 6.2। अभी जो है लेक्चर का टाइम ख़त्म होता है। आप तमाम बच्चों से मैं इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर वॉच करने के लिए। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।